हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का टॉपिक है सिंबल, प्रतीक। वैसे तो हम लोग 5वीं कक्षा से ही केमिस्ट्री पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पर कक्षा 9 से एडवांस लेवल की केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो एडवांस लेवल की केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है तो कुछ एडवांस चीज़ें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। ये चीज़ें हर चैप्टर में उपयोग की जाएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो कक्षा 9 के लिए तो ये आपका पहला चैप्टर बन जाता है। और अगर कक्षा 10 में हैं आप, अगर आपको प्रतीक सिंबल वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस चैप्टर को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। और अंत में, हालांकि कहने की तो ये कक्षा 9 की बेसिक चीज़ है, लेकिन इससे सवाल आपके बड़े बड़े एग्ज़ामों में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो या आईआरटी, रेलवे, एसएससी, यहाँ तक कि स्टेट के सबसे बड़े एग्ज़ाम पीसीएस एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मैंने वीडियो के अंत में बहुत से सवाल दिए हैं जो आपके बहुत से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप लोग कोशिश करिएगा उन सवालों को सॉल्व करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रतीक, सिंबल, ये किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो प्रतीक का प्रतिपादन स्वीडन के वैज्ञानिक जे वर्जीलियस ने की थी। ये एक साइंटिस्ट हैं, जे वर्जीलियस, इन्होंने सिंबल को प्रतिपादन किया था। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सिंबल का प्रतिपादन यानी कि प्रतीक का प्रतिपादन किसने किया, तो आपका जवाब होगा जे वर्जीलियस। चलिए अब जानते हैं प्रतीक होता क्या है। प्रतीक किसी तत्व के पूर्व नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली एक लाइन यहाँ पे है, ये है संक्षिप्त रूप। मतलब क्या हुआ कि प्रतीक क्या होता है, किसी तत्व का नाम होगा, नाम का जो संक्षिप्त रूप होगा ना, जो संक्षिप्त रूप होगा वही उसका प्रतीक कहलाएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं। जैसे ये है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इतना बड़ा नाम है, एच अगर अंग्रेजी में लिखें तब बड़ा हो जाएगा और हिंदी में भी लिखें तो ये तब भी बड़ा है। हिंदी में लिखें तो 1 2 3 4 5 लेटर का इस्तेमाल किया है। तो इतना बड़ा लिखने के लिए हम लोगों ने या साइंटिस्टों ने मिलकर कहा कि अब हाइड्रोजन को इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम उसको प्रतीक को ही लिखेंगे और उसका प्रतीक एच है। वैसे ही सोडियम का प्रतीक Na, पोटेशियम का K। अब ये समझते हैं कि हाइड्रोजन का प्रतीक H क्यों हुआ, सोडियम का Na और पोटेशियम का K। तो शुरुआत में जो तत्व तो जहाँ से प्राप्त हुए वहाँ के नाम पर ही उनका प्रतीक रखा गया। तो ज़्यादातर नाम अंग्रेजी के पहले लेटर या 2 लेटर से मिलकर बनाए गए हैं। अंग्रेजी के पहले लेटर या दूसरे लेटर। फॉर एग्जांपल लेते हैं इसमें हाइड्रोजन को अंग्रेजी में HYDROGEN कहते हैं। अब इसके अंग्रेजी के पहले लेटर को हमने प्रतीक के रूप में ले लिया, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो गया, H। अंग्रेजी का पहला लेटर हमने इस्तेमाल कर लिया प्रतीक के रूप में, ठीक है। तो ये देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का पहला लेटर H को हमने सिंबल माना है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ H लिख देंगे तो लोग समझ जाएंगे जिनको केमिस्ट्री आती है कि H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। केमिस्ट्री में H का मतलब हाइड्रोजन, ओके। तो ऐसे ही सभी तत्वों के एक निश्चित प्रतीक होते हैं, लेकिन सभी तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी भाषा में नहीं लिए गए। जैसे हाइड्रोजन को अंग्रेजी में लिखकर पहला लेटर को सिंबल बना दिया गया, लेकिन सभी तत्वों को अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है, ठीक है। जैसे ले लेते हैं सोडियम को हमने बनाया है नेट्रियम से। कहाँ से इसकी उत्पन्न हुआ है, नेट्रियम। तो नेट्रियम का Na, इसका बन गया संकेत। वैसे ही पोटेशियम का प्रतीक K। अब पोटेशियम का प्रतीक K कैसे होता है, क्योंकि पोटेशियम के उत्पन्न हुआ है कैलियम शब्द से। कहाँ से, कैलियम। तो कैलियम का K हमने बना दिया इसका सिंबल।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो किसी तत्व का कौन सी भाषा में इस्तेमाल हुआ है ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि किसी तत्व का प्रतीक क्या है। ठीक है, तो कुछ तत्व के प्रतीक जो अंग्रेजी नाम से लिए गए हैं, तो हम सबको अंग्रेजी तो आता है तो अंग्रेजी वाला आसान हो जाता है। बस कुछ तत्व के प्रतीक जो ग्रीक, लैटिन या जर्मन भाषा से लिया गया है वही हमको थोड़ी प्रॉब्लम करती है और वही हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस होकर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ना हमको लैटिन आती है, ना जर्मन, ना ग्रीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्व का संकेत हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तत्व जान लेते हैं कि तत्व होता क्या है। तो तत्व की परिभाषा सन 1660 ईस्वी में रॉबर्ट बाउल ने दी थी। ठीक है, ये एक सवाल बन जाता है कि तत्व की परिभाषा किसने दी थी? रॉबर्ट बाउल ने। तो तत्व की परिभाषा रॉबर्ट बाउल ने दी क्या थी ये जानते हैं आगे। रॉबर्ट बाउल के अनुसार तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं। इसको समझते हैं। चलिए, अब रॉबर्ट बाउल सर ने कहा कि तत्व ना किसी भी रीत, यहाँ पे रीत लिखा, रीत मतलब तरीका। ठीक है, वे तरीका। तो तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। रॉबर्ट बाउल सर ने क्या कहा? एग्जाम्पल लेते हैं तत्व लोहा। लोहे को हम किसी भी रीति से यानी कि तरीके से सोना या चांदी या कोई और तत्व नहीं बना सकते हैं। चाहे हम लोहे को पीट दें, लोहे को काट दें, लोहे को गर्म कर दें, लोहे को गिरा दें, तो लोहे को हम सोना या चांदी नहीं बना सकते। लोहा दूसरा गुण नहीं बताएगा। लोहा जो लोहे का गुण है वही अंत में भी बताएगा। चाहे उसको गिरा दो, पीट दो, गर्म कर दो, वो लोहा ही रहेगा, कोई अलग तत्व नहीं बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया कि रॉबर्ट बाउल सर ने आखिर कहा क्या था। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है इस स्लाइड का। अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। कितने तत्व हैं अभी तक? 118। ये याद कर लीजिए आप लोग। अभी तक हमारे पास कितने तत्व अवेलेबल हैं? 118। बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 118 तत्व की खोज की जा चुकी है। तो हमारे पास तत्व कितने अवेलेबल हैं? 118। अब 118 तत्वों का नाम और उनका प्रतीक के बारे में जानकारी आवश्यक है, लेकिन 118 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है तो इतना हम लोग नहीं याद कर पाएंगे। तो हम लोग शुरुआत के 30 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको याद करेंगे और उसके बाद जो तत्व हमारे सामने आते रहेंगे उनको हम याद करते जाएंगे। ओके, यही एक बेस्ट तरीका है। इसके बाद अगर अब 118 तत्वों को याद करने बैठ जाओगे तो इसी में अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे और बहुत से ऐसे तत्व याद भी कर लोगे जिनका कोई इस्तेमाल भी नहीं है। तो शुरुआत के 30 तत्वों के बारे में हम लोग देखते हैं। ये है तत्व, दो टेबल बना है, एक तरफ है तत्व, दूसरा है प्रतीक। पहला तत्व है हाइड्रोजन। अब मैंने बताया था तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले या दूसरे लेटर को मिलाकर उनका संकेत बन जाता है। बड़ा सिंपल है। तो हाइड्रोजन का अंग्रेजी नाम HYDROGEN, इसका पहला लेटर H, इसको बना लिया संकेत। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। अंग्रेजी वाला तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हम सबको थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आती ही है। ठीक है, हीलियम का अंग्रेजी में लिखा HELIUM, तो इसका संकेत हो गया HE। अब दो लेटर को क्यों लिया? क्योंकि H अगर लेते तो H पहले तो हमने ले लिया था H, इसलिए हमने दो लेटर को ले लिया HE। अब दो लेटर वालों में ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ पहला लेटर ही बड़े से होगा, दूसरा लेटर छोटे से, E यहाँ से छोटे से होगा। ठीक है, दोनों बड़े से नहीं होंगे। तो अगर कोई लड़का कहता है कि हीलियम का संकेत HE, ये वाला ही लिखते हैं, बड़ा ही लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सही कौन सा है? ये वाला, ये H वाला सही, HE। H बड़े से और उसके बाद E छोटे से। जैसे आप लोग अपना नाम लिखते हैं, नाम का सिर्फ पहला ही लेटर बड़े से लिखते हैं ना, उसके बाद तो छोटे से लिखते हैं।
वैसे ही सिंबल का पहला लेटर बड़े से होगा और उसके बाद दूसरा लेटर अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो छोटे से होगा। चलिए लिथियम, लिथियम का अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो LITHIUM, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो पहला लेटर L, दूसरा I, तो लिथियम का संकेत Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, सब देखो अंग्रेजी के लेटर से बने, अंग्रेजी में सबको लिख दो, उसका पहला लेटर या दूसरा लेटर, दोनों लेटर का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सबकी अंग्रेजी देख लो। जैसे हम एक कार्बन ले लेते हैं, एक कार्बन का संकेत हमको नहीं पता, तो कार्बन को अंग्रेजी में हम लिखें, कोशिश करें तो लिखेंगे CARBAN, ऐसे लिखेंगे CARBAN, कार्बन। तो कार्बन का संकेत क्या होगा, ये पहला लेटर, सिंपल है, तो इसको याद करना तो बड़ा आसान है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियान का Ni। यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई ज़्यादा टफ तत्व तो नहीं थे जिनका नाम अंग्रेजी के अलावा हो। अगला स्लाइड देखते हैं, ये है पहला सोडियम। सोडियम का संकेत Na। अब यहाँ पे मैंने इसको रेड भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि सोडियम, अंग्रेजी में सोडियम लिखेंगे तो SODI ऐसा कुछ करके लिखेंगे ना, तो अगर इसका संकेत हम तुक्का भी लगाएंगे तो SO लगाएंगे, SO, लेकिन इसका संकेत SO नहीं होता, Na होता है, क्योंकि ये अंग्रेजी के सबसे नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इसको मैंने रेड से कर दिया ताकि आप इसको याद करने के लिए जोर दे दें। सोडियम का संकेत Na। तो अगर कभी कोई टीचर या फिर कोई दूसरा कोई आपसे एग्जामिनर ये सवाल पूछता है इस चैप्टर से, तो ये जो कठिन वाले हैं जिनका नाम अंग्रेजी से नहीं लिया गया है वही पूछेगा। तो सोडियम का संकेत Na, सोडियम का Na। मैग्नीशियम का तो अंग्रेजी से लिया है Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस F, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम भी एक तत्व है जिसका नाम अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। पोटेशियम का संकेत K, मैंने रंगीन में इनको लिख दिया क्योंकि आप ये रंगीन वाले को इम्पोर्टेंट मान लेना, और सब तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन ये रंगीन वाले पर आप लोग ज़्यादा जोर देकर याद कर लेना, ठीक है। तो कॉपी में आप इस टेबल को बनाइए, उसके बाद इस तरफ वाले प्रतीक पर हाथ रखकर बोलिए कि सोडियम का प्रतीक Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl। यहाँ फास्फोरस का F हो गया यार, यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे P लिख लेना, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे P होगा, ये मैं इससे कर देता हूँ, ये फास्फोरस का P। अब मैंने गलत किया है तो ये भी ध्यान देना कि जो सर ने गलत किया था उसका संकेत क्या था, P, फास्फोरस का P, F नहीं, F तो फ्लोरीन का होता है, फास्फोरस का P, ये भी इम्पोर्टेंट मान लेना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट मान लेना। स्टार लगा देते हैं इस पर, स्टार लगा देते हैं इस पर, ठीक है, ये भी स्टार वाला हो गया, ठीक है। क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, कैल्शियम तक पहुंच गए, पोटेशियम का K और कैल्शियम। अब आगे देखते हैं, आगे का तो स्कैंडियम, स्कैंडियम का SC स्कैंडियम, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का भी, सब अंग्रेजी से लिए गए हैं, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का भी अंग्रेजी से ही लिया गया, लेकिन मैंने इसको इम्पोर्टेंट बना दिया, कलर वाले इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को इनमें दिक्कत होती है। मैग्नीज का Mn, लोहा को फेरस भी कहते हैं, इसलिए इसका संकेत हो गया Fe, क्या हो गया Fe। निकिल को Ni, कॉपर का Cu, कोबाल्ट का Co, जिंक जस्ता का Zn। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों टेबल बना लो, तीनों टेबल बनाकर आप लोग यहाँ इस सेक्शन पे हाथ रखिएगा, हाथ रखने के बाद 2-4 बार आप पढ़िएगा, 2-4 बार पढ़िएगा। आई होप आप सब लोग तेज ही हो,
तो इतना तो आसानी से याद हो ही जाएगा, और हो सकता है आपको ये पहले से भी मालूम हो। ठीक है, तो जो बहुत से ज़्यादा मैंने कलर में किया वो बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जैसे ये कोई आपसे सवाल करेगा या फिर आप कभी किसी चीज़ में फंसते हो तो इसी कलर वाले सेक्शन में फंसोगे। और सब तो हम तुक्का से भी लगा लेंगे, तो स्कैंडियम का SC, वेनेडियम का V तो बोलेंगे ही। ठीक है, वेनेडियम का V, टाइटेनियम का TI, तो ये तो हम बोलेंगे ही। चलिए आगे देखते हैं। तो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तत्व, जैसे हम लोगों ने तत्व के बारे में सारे सिंबल तत्व का पढ़ लिया, तो अब हम ये जानते हैं कि तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग, फॉर एग्जांपल कोई भी तत्व आप ले सकते हैं, तो सोचो उसका सबसे छोटा, हो सकता है आपका ये मोबाइल आपके सामने हो, तो इमेजिन करिए इसमें अगर सबसे छोटा इकाई यानी किससे मिलकर ये बना है मोबाइल। ठीक है, ये देखते हैं। तो तत्व का सबसे छोटे भाग पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होता है। हर तत्व का कोई ना कोई छोटा भाग होगा। ठीक है, जैसे दीवार, कभी कोई दीवार बनता है तो दीवार किससे बनता है, शुरुआत में किससे बनता है, ईंट से। किससे, ईंट से, ईंट से बनता है ना। तो सबसे बेसिक चीज़ दीवार का क्या हो गया, ईंट। वैसे तत्व किससे बनता है वो देखते हैं। हमने एक तत्व का एग्जाम्पल लिया, ये है आपके सामने लिखा हुआ है सोना, अंग्रेजी में गोल्ड, सोना। ठीक है, अब सोने की बात आ रही है तो पहले हमने अभी कहा था कि जैसे जैसे तत्व हमारे सामने आते रहेंगे हम उनके तत्व का संकेत याद करते रहेंगे, उनका परमाणु क्रमांक भी याद कर लेंगे। ठीक है, तत्व का संकेत, तत्व का संकेत AU और परमाणु क्रमांक है 79। चलो इसको याद करते हैं। अब तत्व का संकेत ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है संकेत में, क्योंकि सोना को अंग्रेजी में SO या नहीं कहेंगे तब भी SO नहीं है। अगर सोने को अंग्रेजी में GOLD गोल्ड कहते हैं तब भी G इसका प्रतीक नहीं है, इसका प्रतीक दोनों नाम से डिफर है। ठीक है, दोनों नाम से डिफर है। AU क्या संकेत है, AU। तो इतना ज़्यादा टफ है इसलिए हम इसको याद कर लेंगे। AU इसका है संकेत। अब इसका परमाणु क्रमांक है 79। अगर परमाणु क्रमांक के पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप तुरंत जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं। परमाणु क्रमांक को याद करने की ट्रिक मैंने बताया हुआ है। तो सोने का परमाणु क्रमांक याद करने का ट्रिक बड़ा सिंपल है। सोना का पहला स से बना 7 और ना से बना 9, 7 9, 7 9 को क्या कहते हैं, 79। तो सोने का परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 79। आई होप सोने का परमाणु क्रमांक और संकेत आपको मालूम हो गया होगा। चलिए अब तत्व के बारे में आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है। तो ये है सोना, हमारे पास तत्व है, इसको छोटा भाग करेंगे। छोटा भाग करने के लिए हम इसको काटेंगे, यही तरीका है छोटा करने का। काट दिया हमने, काट कर हमने छोटा किया, तो देखा हम क्या और छोटा कर सकते हैं क्या, हाँ जी हम भी तो और छोटा कर सकते हैं। तो हमने और छोटा कर दिया। तो ऐसे ही छोटा करते 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 हमने सबसे छोटा किया। तो सबसे छोटा करने पे सबसे अंत में हमको मिला एक सोने का परमाणु, सिर्फ एक परमाणु। ठीक है, ये है परमाणु, सोने का एक परमाणु। तो ये जो है ना, ये आपको गोला गोला दिख रहा है ना, ये है सोने का एक परमाणु। ऐसे ही छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर इतना बड़ा सोना बना है। ऐसे छोटे 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 करोड़ों लाखों अरबों सब मिलकर ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़कर ये सोने का निर्माण हुआ है। यानी कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु। क्या होता है, परमाणु। अब इसको याद कर लो, तत्व का छोटा भाग परमाणु। सभी तत्व छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। चलिए परमाणु के बारे में हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं जानकारी लेंगे, ओवरव्यू बस लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। परमाणु एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है। यहाँ से 9 और 10 वालों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। अब जो 10 के कक्षा के लिए
ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सवाल आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा परमाणु के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानकारी लेंगे, बस थोड़ा सा ओवरव्यू। ये है हमारा एक परमाणु है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो जो येलो कलर का दिख रहा है इसमें हम इसको कहते हैं नाभिक, ठीक है। परमाणु पूरे को कहेंगे परमाणु और ये येलो वाले को कहेंगे नाभिक। क्या कहेंगे? नाभिक। और ये वाइट वाला है इसको कहेंगे कक्षाएं। कक्षाएं क्या कहेंगे? कक्षाएं। कक्षाएं मतलब आपका स्कूल का कक्षा नहीं, ये कक्षाएं मतलब ऑर्बिट अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक रास्ता है जिस पर कोई चलेगा, ठीक है। ये दिखेगा नहीं लेकिन कोई चलेगा। जैसे हमारे एक रेड पॉइंट है ना, इस सर्कल पे ये सफ़ेद जो दिख रहा है लाइन, एक लाइन पर चल रहा है, ठीक है। तो एक कक्षा पर चल रहा है ऐसा हम लोग कहेंगे। तो परमाणु में दो चीज़ें होती हैं, एक तो नाभिक किसको कहते हैं? सबसे बीचों बीच जो होता है, बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। और नाभिक के बाहर जो रास्ते होते हैं जिन पर कोई चलता है, अब क्या चलता है मैं बताऊंगा, उसको कहते हैं कक्षाएं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ये आपके सामने सेम एटम है, सेम परमाणु जो ऊपर है वही नीचे मैंने लिख दिया। अब मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि कक्षाओं में क्या घूमता है और नाभिक में क्या होता है, ठीक है। तो परमाणु में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो कक्षाएं हैं नाभिक के बाहर उसमें चक्कर लगाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये ई से बना इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे इस वीडियो में आपको दिख रहा है ना, चक्कर लगा रहे हैं चक्कर। ऐसे ही हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो नाभिक कहाँ पे है ये बताइए? नाभिक ये येलो वाला भाग क्या है? नाभिक। और ये दोनों वाइट वाली है कक्षाएं। कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाभिक में हम लोग पहले देखते हैं, ये है नाभिक। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैंने पी लिखा था ना, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? नाभिक में। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के बाहर, ये जो कक्षाएं हैं वहाँ पे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो ई करके, ये ई रेड कलर का ई है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। ये जो नाभिक है इस पर, नाभिक के बाहर ये कक्षा है इसमें चक्कर लगाता है, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, बैठे नहीं रहते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो चुपचाप बैठे रहते हैं नाभिक में, घर के अंदर समझो बैठे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन घर के बाहर चौकीदारी करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। अब मैं इनको याद करने की एक ट्रिक बनाया हूँ, आप लोग उसको देखिए, उम्मीद है अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में होते हैं और नाभिक में होते हैं सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। चलिए हम लोग ट्रिक पर देखते हैं। यह है आपके सामने ट्रिक। ये देखिए, देखकर क्या लग रहा है? यहाँ पे देखकर लग रहा है कि एक ईंट है और ईंट पर एक लड़की नाच रही है। मालूम नहीं क्यों पर नाच रही है। हो सकता है आज उसने गोलगप्पे खाए हों या समोसे खाए हों, इसलिए वो नाच रही है, ठीक है। तो बस यही हमारा ट्रिक था, ईंटा पर नाचे। ये ईंट है, ईंट पर नाचे, एक लड़की नाचे। तो इस लाइन को याद कर लीजिए, इस फिगर को देखते ही आपको लाइन याद आ जाएगा। ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, 10 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे। पहले आप याद कर लो, बाद में बताऊंगा क्यों आपने याद किया। ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, 10 बार बोलिए। अब इसको समझते हैं। ईंटा पर नाचे, ई से बना इलेक्ट्रॉन और
टा से बना टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने। पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। नाचे, ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ईटा पर नाचे, ई से बना इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन। पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, नाचे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ सवाल लगा लेते हैं जो आपके बड़े बड़े एग्जामों में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आपके सामने पहला सवाल है, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। देखिए कितनी बार पूछा गया है और ये अपने स्टेट के सबसे बड़े एग्ज़ाम हुए। जैसे नीचे वाला यूपी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपी पीसीएस, ठीक है। तो इस पर एक सवाल है, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। नाभिक के अवयव हैं, नाभिक में क्या क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में नहीं होता, प्रोटॉन होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता, नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोटॉन नाभिक में होता है, हाँ जी होता है। न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है, दोनों लोग नाभिक में होते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। डी वाला भी देख लेते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक में नहीं होता, नाभिक के बाहर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? ठीक है, अभी मैंने बताया एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम यानी कि परमाणु में होता है, हाँ जी होता है। प्रोटॉन भी होता है। न्यूट्रॉन भी होता है। फोटॉन, अब ये तो नया शब्द दिख रहा है। फोटॉन नाभिक में नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या हो गया इसका? डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। परमाणविक नाभिक की खोज किसने की? परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन और थॉमसन। इसका आंसर रदरफोर्ड। आंसर ए, रदरफोर्ड। ठीक है, वहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक और चीज़ की खोज की थी, ईटा पर नाचे। पर यानी प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। तो रदरफोर्ड ने 2 चीज़ों की खोज की। किसकी? एक प्रोटॉन की और दूसरा नाभिक। 2 चीज़ों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैं चाहता हूँ वीडियो पास करके आप बताओ इस पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। वो लड़की वाला फोटो याद है ना, लड़की ईंट पर नाच रही थी, तो ईंटा पर नाचे। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो चैडविक कहाँ है भाई साहब? ये है आंसर बी। आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में एक परमाणविक कण नहीं है। एक अणु परमाणु कण नहीं है। बड़ा शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, तो डरना बिल्कुल भी मत। कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? इसका मतलब हुआ कि परमाणु का कण कौन सा नहीं है। अभी मैंने बताया था कि परमाणु में 3 ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चेक करते हैं, न्यूट्रॉन परमाणु का कण है? हाँ जी, न्यूट्रॉन तो होता है। प्रोटॉन भी होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। इसका आंसर क्या हो गया? सी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच जाए। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसको करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले और आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। थैंक यू। जय हिंद।